नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड इवनिंग, क्योंकि शाम के 4 यहां पर आपके बज चुके हैं और यहां पर ये वीडियो आपका लाइव हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं ये है आपका वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल को यहां पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल को यहां पर फटाफट से यहां पर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैक्सिमम टाइम जितने भी लोग यहां पर इस क्लास को देख रहे हैं, अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा आपको सभी को ये मिलने वाला है कि सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ओपन कर रखी है देन। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो एसएससी का प्लस कोर्स अनअकैडमी पर ज्वाइन करने के लिए आपको टारगेट 10 कोड का इस्तेमाल करना होगा। और अनअकैडमी पर कल से ही आपकी जो लाइव क्लासेस हैं, लाइव स्पेशल क्लासेस हैं, वो आपकी शुरू हो रही हैं, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है, बिल्कुल आपको यहाँ पर रेडी रहना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या होगा। फटाफट मुझे यहाँ पर बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ओके, दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कल मैंने ये प्रश्न आप सभी के ऊपर छोड़ा था, कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देंगे, लेकिन अब देखते हैं कितने लोगों ने आंसर दिया। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया भी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? अ सेक्टर बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड लाइंस इज नोन बाय विच नेम? इसे बेल्ट कहा जाता है, गौर कहा जाता है, टाइम ब्लॉक या फिर टाइम बॉक्स इसे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो ये आपका ग्लोब है। ग्लोब को दो बराबर भागों में, यानी कि इस तरफ आपका बनता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, इस तरफ आपका बनता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जीएमटी लाइन जो होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये ग्लोब को दो बराबर भागों में आपकी यहाँ पर बांटती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक एक डिग्री पर जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं वो आपके काटते हैं। और लॉन्गिट्यूड की जो डेफिनेशन आपकी बनती है वो ये बनती है कि लॉन्गिट्यूड आपके असल में होते नहीं है, ये आपकी इमेजिनरी लाइंस यहाँ पर बनती हैं। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाली, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली जो आपकी इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती है उनको देशांतर रेखाएं आपका कहा जाता है। और इसे, यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे गौर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि इक्वेटर पर, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पर, जिसे द ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, गौर जो लाइन बनती है या गौर का जो क्षेत्र आपका बनता है वो 111 किलोमीटर का आपका बनता है। ये भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इक्वेटर पर लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर आपकी बनती है। इसे नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न, पहले किस भारतीय क्षेत्र को आजादी से पहले काले पानी के नाम से भी आपका जाना जाता था? विच इंडियन टेरिटरी वाज फॉर्मली नोन एज ब्लैक वाटर बिफोर द इंडिपेंडेंस? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, या फिर दीव आइलैंड्स, या फिर आलिया बेट और खेदिया बेट आइलैंड? इनमें से किसे पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? आप सभी ने आजादी के आसपास इस सारी चीजों के बारे में सुना होगा या काले पानी की सजा के बारे में सुना होगा। काले पानी की सजा क्या बनती है? काले पानी की सजा का मतलब यहाँ पर यह बनता है कि एक आइलैंड पर आपकी एक जेल मौजूद है, ठीक है, एक प्रिजन आपका मौजूद है और ये चारों तरफ से आपसे पानी से आपका घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी से आपका घिरा हुआ है। इसी तरह से अगर आपने देखा होगा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आपके मौजूद हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जो राजधानी बनती है वो आपकी बनती है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो वहां पर आपकी एक सेंट्रल जेल भी आपकी मौजूद है। और काले पानी की जेल के नाम से इसलिए कहा जाता था क्योंकि चारों तरफ जो समुद्र का रंग है हल्का काला आपको नजर आता है। तो काले पानी की सजा का मतलब होता था कि चारों तरफ से घिरे हुए या चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए आइलैंड पर आपकी एक जेल बनी होती थी और इस जेल में कैदियों को रखा जाता था। इसे काले पानी की सजा आपका कहा जाता था। तो पोर्ट ब्लेयर में काले पानी में आपकी सेंट्रल जेल आपकी बनी हुई है, इसे याद रखिएगा। अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बनता है उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम फटाफट से यहाँ पर मुझे लिखकर बता दीजिएगा कि उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम यहाँ पर क्या बनता है। अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन आपकी
मौजूद है उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। 10 डिग्री जो आपकी लैटिट्यूड बनती है, 10 डिग्री चैनल जो आपका लैटिट्यूड बनता है, वो आपका अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से आपका अलग करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सितारा देवी किस निम्नलिखित में से किस पर्टिकुलर फील्ड से आपकी जुड़ी हुई है? सितारा देवी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? चार ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से यहाँ पर बताएगा कि करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा। सितारा देवी की तस्वीर भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, ठीक है। सितारा देवी की तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब थोड़ा सा देखकर बताए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। मणिपुरी डांस से बिलोंग करती हैं सितारा देवी, या फिर कथक डांस से बिलोंग करती हैं सितारा देवी, या फिर गरबा 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 की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो हिंदुस्तानी वोकल जो आपका म्यूजिक बनता है उससे बिलोंग करती हैं। सितारा देवी की अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं तो मणिपुर डांस, कथक डांस, गरबा या फिर हिंदुस्तानी वोकल। सितारा देवी एसोसिएटेड विद, यहाँ पर इमेज आप लोग यहाँ पर इनकी देख सकते हैं। सितारा देवी बहुत सारे ऐसे आपकी जो फीमेल कलाकार रही हैं या फिर आपकी मेल कलाकार रही हैं, उनके डांस यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनता है वो कथक बनता है। कथक के बारे में यहाँ पर याद रखिएगा कि कथक यूपी और यूपी के आसपास जो आपका बनारस राजघराना है या फिर दूसरे जो राजघराने बनते हैं वहां पर कथक आपका काफी प्रसिद्ध है। जबकि गरबा डांस की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो गरबा डांस आपका गुजरात में आपका काफी फेमस है, ये यहाँ पर इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के झंडे के बारे में क्या सही है, यानी कि क्या यहाँ पर करेक्ट बनता है? व्हाट इज राइट अबाउट द बांग्लादेश फ्लैग? बांग्लादेश के झंडे के बारे में, इट कंसिस्ट ऑफ अ ऑरेंज सर्किल, यानी कि बांग्लादेश का जो झंडा होता है उस झंडे के बीच में ऑरेंज कलर का सर्किल आपको देखने को मिलता है, या इट हैज अ ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि बांग्लादेश का जो झंडा होता है उसके बैकग्राउंड का जो कलर बनता है वो आपका ब्लू कलर यहाँ पर बनता है, या तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगा, या फिर इट कंसिस्ट अ रेड सर्किल इन द मिडिल, यानी कि मिडिल में जो आपका सर्किल है वो रेड सर्किल बनता है, या फिर इट हैज अ ब्लैक बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड जो आपका यहाँ पर बनता है वो काले रंग का बनता है। बांग्लादेश का झंडा जो कि हमारा एक पड़ोसी कंट्री है, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बांग्लादेश के झंडे का जो बैकग्राउंड बनता है वो आपका डार्क ग्रीन कलर का है, जबकि बीच में जो आपका सर्किल मौजूद होता है वो रेड सर्किल होता है। तो रेड सर्किल वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो डार्क बैकग्राउंड है पीछे डार्क ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है वो किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर करेक्ट नहीं बैठता, इसलिए ओनली 3 हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे जनता के पर्स के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है? इन इंडिया हु इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स? जनता के पर्स के संरक्षक, अब इसका क्या मतलब हुआ? जनता के पर्स का मतलब होता है कि जो पैसा जनता की जेब से सरकार के पास जाता है, जैसे कि टैक्स का पैसा या दूसरे जो पैसे होते हैं जो सरकार को पे किए जाते हैं, इनकम टैक्स का पैसा जो सरकार के पास जाता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे महकमे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जनता, और हर चीज भारत में जनता के पैसे से ही होती है, जो लोग हम लोग टैक्स भरते हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। भारत की जनता के द्वारा भरे गए टैक्स का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी आपका रेवेन्यू आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी आपका रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू का मतलब कि इनकम, एक तरफ तो सरकार की इनकम हो जाएगी जो कि हम लोग पे करते हैं, दूसरी तरफ आपका आता है एक्सपेंडिचर, सरकार उन पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर इस बात की, यानी कि कुल मिलाकर सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्चों की जांच के लिए किस भारत में कौन सी बॉडी आपकी बनाई गई है, तो वो आपकी कैग बनाई गई है। कैग का फुल फॉर्म बनता है कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। करेक्ट आंसर पर आपका बनता है सीएजी यानी कि कैग। क्या बनता है? सीएजी यानी कि कैग, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है। वर्तमान में राजीव महर्षि साहब वर्तमान में आपके कैग बनते हैं किसके? वर्तमान में राजीव महर्षि साहब कैग बनते हैं हिंदुस्तान के, ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स के नाम से कैग को जाना जाता है। कैग का अपॉइंटमेंट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं और उसको हटाने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी प्रेसिडेंट के ऊपर ही आपकी बनती है। अगला प्रश्न है, भारत नहीं, क्वेश्चन साइंस से संबंधित है। डैश मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है।
डैश इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल्स इन ह्यूमन बींग्स। पानी है, सनलाइट है, फूड है या फिर गैस है। भारत मानव शरीर के अंदर ऊर्जा यानी कि एनर्जी और जो भी मटेरियल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग बॉडी में उसकी उसका स्रोत क्या बनता है? पानी है, सनलाइट है, फूड है या फिर गैस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बनता है फूड। हम जो खाना खाते हैं उनसे ही हमें पोषक तत्व मिलते हैं, उन्हीं से हमें विटामिन मिलते हैं, उसी से हमें कार्बोहाइड्रेट, उसी से हमें फैट प्राप्त होता है, उसी से हमें वसा मिलता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी होता है, मांसपेशियों के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। तो ये सब हमें खाने के जरिए ही प्राप्त होता है। तो मानव शरीर में ऊर्जा और सामग्री का जो स्रोत है वो फूड ही होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, फिर बताएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। जब राज्य की आर्थिक प्रणाली की उत्पादक क्षमता पर्याप्त संख्या में रोजगार बनाने के लिए अपर्याप्त है तो इसे क्या कहा जाता है? When the productive capacity of the economic system of state is inadequate to create sufficient number of jobs, it is called seasonal unemployment, structural unemployment, distinguished unemployment या फिर cyclical unemployment। करेक्ट आंसर पर बनता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जिस तरह से साइकिल का पहिया आपका घूमता है, ठीक उसी प्रकार अगर देश में बेरोजगारी या यूं कहें कि रिसेशन जब आता है, आर्थिक मंदी जब आती है, तो एक एक करके सभी के सभी सेक्टर्स पर अनएम्प्लॉयमेंट का असर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पर्याप्त मात्रा में या फिर पर्याप्त यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड नहीं होता। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट साल भर आपको नहीं मिलता। जब साल के कुछ महीनों में लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिलता है, इसे हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि खेतों में काम करने वाले मजदूर, इनको रोजगार तभी मिलता है जब खेतों में कटाई या दूसरी बुआई तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। जब ये काम नहीं होता, जब ये सीजन नहीं होता, तो ये लोगों के पास यहाँ पर रोजगार आपका नहीं होता। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा साइक्लिकल के बारे में थोड़ा सा जो आपकी चीजें बताई कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक सेक्टर के रिसेशन में आने की वजह से दूसरे सेक्टर पर आने वाला रिसेशन साइक्लिकल के तहत यहाँ पर काउंट होगा आपका। स्ट्रक्चरल में क्या होगा कि जैसे ही अगर आपका रिसेशन है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि पूरी इकोनॉमी धीरे धीरे रिसेशन में व्याप्त होगी। जब आपका रिसेशन नहीं है, महंगाई है, तो ये स्ट्रक्चरल वे में आपका यहाँ पर चलता है। डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं जब आप कैपेबल तो होते हैं काम करने के लिए, लेकिन आपके द्वारा काम किया भी जा रहा होता है लेकिन वो काम रोजगार के तौर पर काउंट नहीं होता। जैसे कि मान लेते हैं कि एक खेत है, एक बड़ा सा खेत है और इस बड़े से खेत में काम करने के लिए एक व्यक्ति ही पर्याप्त है, या मान लेते हैं दो व्यक्ति इस बड़े से खेत पर काम कर सकते हैं। इस दो खेत में मान लेते हैं उन्हीं लोगों का खेत है और दो लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन परिवार में तीन और बेटे हैं और वो तीन बेटे कुछ ना करके इसी खेत पर काम करते हैं, तो एक ही खेत पर 5 लोग काम करते हैं, लेकिन जरूरत मात्र 2 लोगों के लिए 3 लोग यहाँ पर प्लस में है। तो ऐसी कंडीशन में लगेगा तो कि 3 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन उनकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कोई किराना स्टोर है और उस किराना स्टोर को चलाने के लिए एक व्यक्ति काफी है, लेकिन पारिवारिक जरूरतों के हिसाब से वहां पर 3 लोग बैठते हैं या फिर तीनों, यानी कि वो व्यक्ति जिसकी वो दुकान है और उसके 2 बेटे जो कि काम करने योग्य हैं वो भी बैठते हैं। तो ये भी यहाँ पर इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट का ही रीजन यहाँ पर आपका बनता है। ठीक है, किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की अधिकतम कमाई में आपका योगदान देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम अर्निंग इन इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे की बात करते हैं, भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो उसका जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पैसेंजर अर्निंग से आता है। जो लोग पैसेंजर आपका ट्रेवल करते हैं, टिकट खरीदते हैं, उनके माध्यम से, या फिर गुड्स ट्रैफिक अर्निंग के माध्यम से, या फिर सन्ड्री अर्निंग, मतलब यहाँ वहां से छोटा मोटा या छिटपुट जो अर्निंग आती है, या फिर जो कोचेस अदर कोचेस के माध्यम से जो अर्निंग आती है उसके लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है, ये तो आप सभी को भी याद है कि भारतीय रेलवे को अधिकतम जो कमाई होती है वो भाड़े के माध्यम से होती है। भारतीय रेलवे को जो अधिकतम कमाई होती है वो भाड़े के माध्यम से होती है। ठीक है, तो भाड़े के लिए याद रखिएगा कि जो माल ढुलाई होती है उससे भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा, यानी कि यूं कहें कि कमाई जो होती है वो यहाँ पर आपकी बनती है। अब नए नए जो सोर्सेस हैं वो भी भारतीय रेलवे को मिलने लग गए हैं,
लेकिन अभी तक भी जो आपका टॉप कंट्रीब्यूटर है वो आपका गुड्स ट्रैफिक अर्निंग ही आपकी यहाँ पर बनती है, याद रखिएगा। गुड्स ट्रैफिक से मुझे याद आ गई, गुड्स से मुझे याद आ गया मालगाड़ी, और अभी हाल ही में 2.8 किलोमीटर लंबी, सबसे लंबी जो रेलगाड़ी है वो यहाँ पर भारतीय रेलवे ने आपकी चलाई थी, याद रखिएगा, जिसका नाम बनता है शेषनाग। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। और भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई को यहाँ पर इतिहास रचा, जब 1 जुलाई को भारतीय रेलवे ने 100% जो पंक्चुअल टाइम है वो यहाँ पर अचीव किया, यानी कि 1 जुलाई को जितनी भी भारतीय ट्रेनें थी अपने अपने स्टेशन पर समय से पहुंची, टाइम से आपकी पहुंची, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद रुद्र शब्द के शुरुआती स्रोत के रूप में जाना जाता है? Which of the following Vedas is referred to as the starting source of the word रुद्रा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेदा? ये तो आप सभी जानते ही हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद बनता है, जबकि अथर्ववेद आपका सबसे लेटेस्ट, सबसे नया और सबसे बाद में लिखा गया यहाँ पर वेद आपका बनता है। अथर्ववेद के बारे में ये भी याद रखिएगा कि अथर्ववेद को अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया, जिसमें मैजिकल हाइम्स या फिर जादू टोना, काला जादू, ब्लैक मैजिक, इस तरह की जो चीजें देखने को मिलेंगी वो आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेंगी। लेकिन कौन सा वेद रुद्र शब्द भगवान शिव के लिए भी यूज किया जाता है, शुरुआती स्रोत के रूप में जाना जाता है, तो रुद्र रास ही याद रखिएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही रुद्र शब्द का सबसे पहले शुरुआती जो सबूत है, या यूं कहें कि शुरुआती जो सोर्स है वो देखने को आपको मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज ये कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? मर्क्यूरी, वीनस, मार्स एंड सैटर्न। ये 4 प्लेनेट आपके सामने हैं। पहली चीज तो आपको ये जानना चाहिए कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को ही रॉकी प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को ही रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है, और रॉकी प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को ही इनर प्लैनेट्स के नाम से भी आपका जाना जाता है। इनर प्लैनेट्स यानी कि आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह आपके बनते हैं 4 आंतरिक ग्रह हैं। कौन कौन से? सूरज के सबसे करीब जो बनता है, सूर्य के सबसे करीब है आपका वी फॉर वीनस, सॉरी एम फॉर मर्करी। पहले आएगा एम फॉर मर्करी, फिर आएगा वी फॉर वीनस, फिर आएगा ई फॉर अर्थ, और फिर आपका आएगा एम फॉर मार्स। तो ये चारों के चारों आपके इनर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स को ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को ही रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है। फिर आपकी आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसके बाद आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, और फिर आपका आता है नेपच्यून। तो ये सभी के सभी आपके आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। कौन कौन? जुपिटर, इसके अलावा सैटर्न यानी कि शनि, फिर यूरेनस, और फिर आता है आपका नेपच्यून। आउटर प्लैनेट्स को ही जोवियन प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स को ही गैसियस प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सभी गैसेस से आपके बने हैं। आंतरिक ग्रह सभी चट्टानों से बने हैं, इसलिए इनको रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनता है सैटर्न, क्योंकि मरकरी यानी कि बुध ग्रह, मरकरी यानी कि बुध ग्रह ये रहा, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह वो ये रहा, और मार्स यानी कि मंगल ग्रह ये रहा। ये सभी इनर टेरेस्ट्रियल और रॉकी हैं, जबकि सैटर्न यहाँ पर टेरेस्ट्रियल नहीं है। सैटर्न को हम लोग गैसियस प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स, और इसके अलावा हम इसे क्या भी कह सकते हैं, आउटर प्लैनेट्स भी इसको यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा जो मून है यानी कि चंद्रमा है वो भी आपके शनि ग्रह के हैं, 82 संख्या याद रखिएगा, जबकि 79 मून्स के साथ यहाँ पर जो जुपिटर प्लैनेट है वो आपका सेकंड पोजीशन पर बनता है। ठीक है, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? हमारा पड़ोसी कंट्री बनता है पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए कि वहां के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं। हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? वेरी इजी क्वेश्चन। इमरान खान, शाहिद खाकान अब्बासी या फिर मोहम्मद नवाज शरीफ, ये तो अभी जेल में है, या फिर रसफ रजा गिलानी? फटाफट बताएगा करेक्ट आंसर। जाने माने क्रिकेटर भी रह चुके हैं जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के। सही जवाब यहाँ पर बनता है इमरान खान। प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो फटाफट से मुझे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम फटाफट से मुझे यहाँ पर लिखकर बताएगा कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है। अगला प्रश्न, नगरपालिका के सभी सदस्यों और नगरपालिका के क्षेत्र के लोगों के द्वारा हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा। नगरपालिका के सभी सदस्यों की अगर मैं बात करता हूं तो ये नगरपालिका क्षेत्र के लोगों के द्वारा इलेक्टेड है डायरेक्टली, मतलब कि इनका जो चुनाव हुआ है वो डायरेक्टली इनका इलेक्शन हुआ है, या फिर इनका जो चुनाव है वो इनडायरेक्टली हुआ है, डायरेक्ट जनता ने इनको नहीं चुना है, या फिर इनको नॉमिनेट किया गया है प्रोपोर्शनली, या फिर इनको नॉमिनेट किया गया है इनडायरेक्टली, मतलब जनता ने नहीं।
all the members of a municipality are all the members of the municipality are elected directly, elected indirectly, nominated proportionally, nominated indirectly by the people of the municipal area। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 बनता है। आप लोग भी अपने अपने म्यूनिसिपल एरिया में, नगर पालिका में जो आपके सदस्य बनते हैं, ब्लॉक हैं, अलग अलग मोहल्लों की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो वहां के लोगों को, ब्लॉक प्रमुख को आप लोग चुनते होंगे। इसके अलावा आप अपने नगर के नगर पालिका अध्यक्ष को भी चुनते होंगे। तो इनका इलेक्शन जनता के द्वारा होता है, यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। आगे बात करते हैं, सेबी की बात करते हैं। सेबी का फुल फॉर्म बनता है, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म आपका यहाँ पर बनता है। सेबी की बात करते हैं, सेबी की स्थापना वैसे तो 1988 यानी कि 1988 में हुई, लेकिन सेबी का जो कानून आपका बनता है वो 1992 में आपका बनता है, याद रखिएगा। सेबी के हेडक्वार्टर की मैं बात करता हूँ, हेडक्वार्टर यहाँ पर इसका मुंबई में मौजूद है, ये याद रखिएगा। सेबी हेडक्वार्टर लोकेटेड इन मुंबई। दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर किसी भी बैंक के लास्ट में या फिर किसी भी संस्था के लास्ट में ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल आपका किया गया है तो उसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में मौजूद है। सेबी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है, एडवाइजरी बॉडी बनती है, स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है, फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है। करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3। अगर किसी भी संस्था को कानून के तहत यानी कि एक लॉ के तहत एस्टेब्लिश किया जाता है तो वो हमेशा स्टैट्यूटरी बॉडी आपकी कहलाती है। अब जैसे मैं आरबीआई की बात करता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई का जो एक्ट है वो भी आपका 1934 में आपका पास हुआ था। तो आरबीआई भी आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पर बनती है, एक सांविधिक निकाय ये बनता है। जबकि एडवाइजरी बॉडी हमारे देश में नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की अगर मैं बात करता हूं तो संवैधानिक संस्था होने का अर्थ ये होता है कि उस संस्था को संविधान में दिए गए आर्टिकल और नियम और कानूनों के अनुसार स्थापित किया गया हो। जैसे कि मैं बात करता हूं यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये एक आपकी संवैधानिक संस्था यहाँ पर बनती है, क्योंकि इस संस्था के लिए संविधान में आपका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? विच लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड बाय सूरदास इन हिज राइटिंग्स? अवधी भाषा, खड़ी बोली भाषा, ब्रज भाषा या फिर बुंदेली भाषा? सूरदास जी की बात करें, जाने माने भक्ति संत रहे हैं। सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास जी के द्वारा लिखित हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, राइटिंग्स है, उसमें ब्रज भाषा, मथुरा और वृंदावन, ब्रज भाषा का इस्तेमाल इसमें आपका किया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स आपके बनते हैं उनकी बोली का विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। अगला प्रश्न, किसी ग्रह की कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? What is the called the maximum distance from the sun in a planet in its orbit? पेरिहेलियन, अफेलियन, अपोजी या फिर पेरिजी? अगर मैं बात करता हूं, ये आपका सन है यानी कि सूरज है। अब सूरज का चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है और हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर उसी डायरेक्शन में लगाती है जिस डायरेक्शन पर पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चक्कर लगाती है, और इसी तरीके से हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज का भी एक चक्कर यहाँ पर लगाती है। साल में पूरा एक चक्कर यहाँ पर कंप्लीट करती है। तो इस पूरे चक्कर के लगाने के समय ऐसा समय भी आता है जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है, और ऐसा समय भी आता है जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब भी होती है। तो जब पृथ्वी सूरज से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है तो इस सिचुएशन को कहते हैं अफेलियन। क्या कहते हैं इस सिचुएशन को? इस सिचुएशन को अफेलियन कहा जाता है, यानी कि अपसौर इसे हिंदी में कहा जाता है। और ये सिचुएशन जो आपकी बनती है वो बनती है आपकी जुलाई के महीने में, 4 जुलाई के आसपास की सिचुएशन, जब पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होती है सूरज से। तो सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर होती है अहेड, इसको याद रखिएगा। तो अहेड से अफेलियन और पेरिहेलियन याद रखिएगा। पेरिहेलियन में अगर मैं बात करता हूं तो पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, और करीब होने पे भी बहुत ज्यादा करीब नहीं, करीब करीब 14 करोड़ और 70 लाख किलोमीटर इसकी डिस्टेंस यहाँ पर बचती है। तो करीब करीब 30,000 किलोमीटर की दूरी आपकी यहाँ पर कम हो जाती है, याद रखिएगा। तो जनवरी में पेरिहेलियन की सिचुएशन यहाँ पर आपकी बनती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट जो आपकी लैटिट्यूड्स यहाँ पर बनती हैं उनमें से केवल कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से आपकी गुजरती है।
द लाइन ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है, मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है और ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार, ये मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। जब भी आप यहाँ पर फंसे इस ट्रिक को याद करें कि मित्र पर गमछा झार। अब मी से मिजोरम ऑप्शन में नहीं है, त्रा से त्रिपुरा ऑप्शन में नहीं है, पर से पश्चिम बंगाल ऑप्शन में है, तो यहां से तो गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर गलत नहीं होगा। गमछा के गा से गुजरात ऑप्शन में है, तो ये गलत नहीं होगा। मा से मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, छा से छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है, झा से झारखंड ऑप्शन में नहीं है, लेकिन रा से राजस्थान ऑप्शन में है, तो ये तीनों गलत नहीं हो सकते। गलत यहाँ पर होगा उड़ीसा। उड़ीसा से आपकी जो कर्क रेखा है वो आपकी नहीं गुजरती। 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भगवान गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? What was the real name of गौतम बुद्धा? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न आपके लिए बनता है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सबको पता होगा, महेंद्र, श्रीदत्त, विशाल दत्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। जितने भी लोगों को मालूम है फटाफट से यहाँ पर लिखकर बता दीजिएगा कि करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनता है। महेंद्र, श्रीदत्त, विशाल दत्त, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर पर बनता है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम आपका सिद्धार्थ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्यों के लिए आपका दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज इज गिवन फॉर द लिटरेरी वर्क? मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि लिटरेचर यानी कि साहित्य से आपका संबंधित है, बुक लिखता है, कवि है, राइटर है, तो पुरस्कार अर्जुन अवार्ड, अशोका अवार्ड, व्यास सम्मान और गीता चोपड़ा अवार्ड, तो इनमें से कौन सा पुरस्कार लिटरेरी अवार्ड के लिए दिया जाता है, साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान। अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में, अशोक चक्र बहादुरी के लिए आपका दिया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर श्रीलंका का जो पारंपरिक नाम बनता है वो क्या है? ऑफिशियली व्हाट इज द कन्वेंशनल लॉन्ग नेम ऑफ श्रीलंका? जिस तरह से इंडिया का जो पूरा नाम बनता है या इंडिया का जो ऑफिशियल नेम आपका बनता है वो बनता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऐसे कहा जाता है। उसी तरह से श्रीलंका को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं बनता। सही जवाब यहाँ पर बनता है, सही जवाब जो यहाँ पर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। और भारत और श्रीलंका पड़ोसी कंट्री तो जरूर है, लेकिन श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि से आपका अलग होता है। मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट यानी कि पाक जल संधि से श्रीलंका भारत से अलग होता है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी बनती है श्री जयवर्धनेपुरम कोटी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है, या किस फाइबर को यानी कि रेसे को या धागे को यहाँ पर इंसान ने बनाया है वो मानव निर्मित है, वो आपका नेचुरल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड फाइबर? कॉटन यानी कि कपास यानी कि सूती कपड़ा, यानी कि जो कॉटन होता है सूत का कपड़ा होता है वो, वूल यानी कि ऊन, सिल्क यानी कि रेशम, और नायलॉन। करेक्ट आंसर नायलॉन बनता है। कॉटन की मैं बात करता हूँ, कॉटन उगाया जाता है, कपास का फूल होता है, कपास के फूल से कपास को कलेक्ट किया जाता है, जिसे हम लोग कई जगह रुई भी कहते हैं, फिर उससे आपका सूती कपड़े के धागे बनाए जाते हैं, फाइबर बनाया जाता है, फिर उससे सूती कपड़ों का निर्माण होता है। वूल की बात करते हैं, वूल यानी कि ऊन, तो ऊन भेड़ों से निकाला जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उससे ऊन बनाई जाती है। तो जो वूल होता है वो भी आपका हमें पशुओं से प्राप्त होता है नेचुरली। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करने वाले कंट्री का नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन होता है। सिल्क की बात करते हैं, रेशम, तो रेशम का जो कीड़ा होता है उससे कोकून बनता है, कोकून को प्रोसेस करके रेशम निकाला जाता है, तो ये भी नेचुरल है जो कि हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति रेशम के कीड़ों का पालन करता है तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कई लोग इसका बिजनेस भी करते हैं, जिसे हम लोग सेरीकल्चर भी यहाँ पर कहते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। रेशम के कीड़ों से जो लार्वा निकलता है उससे कोकून बनाया जाता है,
और कोकून को इकट्ठा करके आपके रेशम का धागा बनाया जाता है। नायलॉन सिंथेटिक और केमिकल प्रोसेस से बनता है जो कि मैन मेड है। बाकी ये तीनों के तीनों आपके नेचुरल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भालू के पास सफेद फर होते हैं। फरों का मतलब यहाँ पर होता है सफेद बाल होते हैं भालू के शरीर पर, हर भालू के शरीर पर नहीं। भालू के शरीर पर सफेद बाल होते हैं जिससे वे आसानी से बर्फीली क्षेत्रों पर या बर्फीले एरिया पर दिखाई नहीं पड़ते। वैसे भालू काले भी होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन से भालुओं के फर या बाल सफेद होते हैं, और ये भालू सफेद बालों की वजह से बर्फीले क्षेत्रों पर जहां पर चारों तरफ आपकी बर्फ जमी हुई होती है, सफेद रंग और अपने बाल होने की वजह से आसानी से दिखाई नहीं देते। स्लॉथ बियर, एशियन बियर, ब्राउन बियर या फिर पोलर बियर। करेक्ट आंसर पर बनता है ऑप्शन नंबर 4, पोलर बियर आपके सफेद बालों वाले होते हैं जो कि आर्कटिक क्षेत्र और अलास्का के क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आज की इस क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ समझा होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो फटाफट से यहाँ पर लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। ओके, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, अगर आप लोगों ने अभी तक वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को यहां पर प्रेस करें। साथ ही साथ आपकी जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर आपकी जो लाइव क्लासेस है वो आपकी शुरू होने वाली हैं अनअकैडमी पर। जैसे ही हम लखनऊ पहुंचेंगे, कल आपके लखनऊ पहुंच जाएंगे, तो बस आज शाम को ही लखनऊ पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद कल से आपकी जो क्लासेस है वो लाइव शुरू हो जाएंगी। तो जो भी लोग यहाँ पर फ्री लाइव क्लास अनअकैडमी पर उसका लाभ लेना चाहते हैं, अनअकैडमी पर जाकर एसएससी सेक्शन में नाम सर्च करें अंकित गुप्ता, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। वहां पर जाकर मुझे फॉलो करें। फॉलो करने का फायदा आपको रहेगा, जितनी भी क्लासेस आपकी शुरू होंगी उन क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इस क्लास में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम 4 बजे लाइव आप सभी के साथ। कल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।